friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 9th history, and the name of chapter is French Revolution. Basically in this chapter we will read about the points how the French Revolution is organized, what are the consequences of it, and what are the challenges during the French Revolution have been occurred. So we will read all of the following things in the given chapter. The French Revolution. The French Revolution is regarded as a remarkable event in the history of the world. तो पूरी दुनिया के इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था जहाँ से आइडिया ऑफ लिबर्टी दुनिया में आगे बढ़ा. द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन, और वो बेस्टाइल जेल का टूटना है ना, 14 जुलाई 1789 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये वो घटना थी जिसके चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई. कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेट अस सी. इनइक्वालिटीज़ इन द फ्रेंच सोसाइटी. सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर व्यवस्था थी उसके अंदर इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा थी. ठीक है ना. जो चर्च के लोग थे वो मेनली ज़्यादा एंजॉय करते थे प्रिविलेज, है ना, और बाकी सबसे टैक्स वसूला जाता था, वो सब चीज़ें. फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था वहाँ पे. द फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जीमैन, जो चर्च के लोग थे, अमीर लोग थे. सेकंड पे आगे नोबल्स, शाही लोग जो थे, और थर्ड पे आगे आम इंसान. ठीक है ना, जो पीजेंट्स या वो सब लोग थे. तो आप इसको कैसे याद करेंगे? CNC, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन व्यक्ति. वाइल द पीजेंट कंप्राइज्ड अबाउट, जो 90% देश की पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच पॉपुलेशन थी, और ओनली फ्यू ओन्ड लैंड, पर उनमें से सिर्फ कुछ के पास ही ज़मीन थी. 90% पॉपुलेशन के में से कुछ के पास ज़मीन है बस, और 60% जो देश की ज़मीन थी वो या तो क्लर्जी के पास थी या नोबल्स के पास थी. One of the many reasons why the revolution broke out was because only the member of the third state paid tax. एक सबसे बड़ा कारण इस रिवॉल्यूशन के होने का यह है कि देखो, क्लर्जी और नोबेलिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल है, पर बेचारा टैक्स कौन भर रहा है? थर्ड स्टेट वाला, वो गरीब पीजेंट जिसके पास संसाधन भी नहीं है. अब इंसान की सहने की एक लिमिट ही तो है, उसके बाद तो वो आवाज़ उठाएगा. तो यही हुआ वहाँ पे. द मेंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स टू द किंग. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी. द नोबेलिटी एंड द क्लर्जी एंजॉयड मैनी प्रिविलेज इन फ्रेंच सोसाइटी. तो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को सोसाइटी के अंदर एक अच्छा दर्जा दिया गया, और वो सारी चीज़ जो है, मतलब हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे. द नोबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट. फ्यूडल ड्यूज मतलब जो उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे, या जो मतलब अगर मान लो कोई नहीं चुका पा रहा, या फिर उसके आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएंगी उसको, ऐसे भी व्यवस्था थी. द लेटर वर आल्सो कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विस टू द नोबलमैन बाय वर्किंग इन हिज फील्ड एंड हाउस. देखो आगे ना वो बात कि अगर कोई पीजेंट लोन नहीं चुका पाता है तो जो उसकी कमिंग जनरेशन होगी वो भी उसी के खेतों में काम करेगी, उस नोबेल के पर्सन के जिससे वो लोन लिया गया है, और उनको वो चुकाना पड़ेगा. और वो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि वो कभी चुकेगा ही नहीं. दे आल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी. ये थर्ड स्टेट वालों को आर्मी में भी सर्व करना कंपलसरी था. अब देखो इनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स. द चर्च आल्सो कलेक्टेड रिलीजियस टैक्स फ्रॉम द पीपल नोन एज टिट्स. ठीक है, चर्च के लोग रिलीजियस टैक्स भी, धार्मिक चीज़ों पे भी टैक्स कलेक्ट करते थे. The member of the third state had to pay direct tax to the states known as tail. ठीक है, और थर्ड स्टेट के मतलब उन पीजेंट्स को टैक्स भी देना पड़ता था, इन लोगों को, जिसको टेल बोला जाता था. डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट ऑन अदर. Indirect taxes are those taxes which burden can be shifted on other. The example of direct tax is income tax and wealth tax. Indirect tax का आज के दौर में GST इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल है. Indirect tax were imposed on tobacco, salt and many other everyday मतलब essential items पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, नोबेलिटी और चर्च वालों ने. और thus the third state were seeing with financial difficulties. और इनके सामने बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम्स थी. देखो, एक तो इन पे संसाधन नहीं,
जितना ये मेहनत करके कमा रहे वो टैक्स देने में जा रहा है ना। मज़े किसके आ रहे हैं? नोबेलिटी और चर्च के। तो इन्हें तो फिर इंसान आवाज़ तो उठाएगा ही ना। हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी अनइक्वल? अनइक्वल कैसे थी आइए देखते हैं। द फर्स्ट स्टेट इट कंसिस्टेड ऑफ द रोमन कैथोलिक क्लर्जी, लोग इसके अंदर थे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड स्टेट में नोबल्स 2% थे ऑफ द पॉपुलेशन और 20% देश की ज़मीन इनके पास थी। मतलब 2% लोग और देश की 20% ज़मीन इनके कंट्रोल में थी। द थर्ड स्टेट के अंदर कौन कौन आता था? लेट अस सी दैट। बोर्गियोसिस, वेल्दी मर्चेंट एंड स्किल्ड वर्कर आते थे। दूसरा सिटी वर्कर आते थे जो पुअरली पेड सर्वेंट थे, कुक्स हो गए, अटेंडर हो गए, है ना, ये सब चीज जो लोग थे। पीजेंट्स कौन होते थे? जो फार्मर्स होते थे। और 80% थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन फार्मर्स थी। दे हैड लिटिल राइट एंड पेड हाफ ऑफ देयर इनकम इन द टैक्स। और इनका ज़मीन के ऊपर बहुत ही लिमिटेड अधिकार होता था और आधे से ज़्यादा तो इनका जो पैसा था वो देश का मतलब टैक्स भरने में चला जाता था। इतना इन लोगों से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है। द राइज ऑफ मिडिल क्लास, अब जो मर्चेंट्स थे वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे और ये तो पुअर है ही, है ना। There was the rise and emergence of many social group in France in the 19th century के अंदर फ्रांस के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप डेवलप हो रहे थे। जैसे कौन कौन थे? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, टीचर्स, है ना। द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हैड एक्वायर्ड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। इन्होंने दूसरे देशों में माल बेच के पैसा कमाया है बिजनेसमैन ने और व्यापारियों ने। पर देखो वर्किंग क्लास वाला तो जनरली क्या होता है, वो तो अपना ही ज़रूरतों को पूरा कर ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। पैसा जोड़ने तो बहुत दूर की बात है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, लॉयर्स एंड टीचर्स वर एजुकेटेड and believed that no group should be given special privilege merely on the basis of the birth। और इन लोगों का ये मानना था कि किसी को भी उसके जन्म के बेस पे प्रिविलेज ना मिले। जैसे मान लो कोई क्लर्जी के घर पैदा हुआ तो उसको सोसाइटी में प्रिविलेज, ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है। दे बिलीव्ड दैट द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट शुड ऑल्सो पे टैक्स टू द स्टेट। और इनका, इन पढ़े लिखे लोगों का ये भी मानना था कि ये जो क्लर्जी और नोबेलिटी के लोग हैं ये भी टैक्स भरें गवर्नमेंट को, देश के लिए। द मिडिल क्लास इन द फ्रांस वाज इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग ऑफ सोशल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। तो जो उस टाइम के सोशल थिंकर्स थे जैसे जॉन लॉक, है ना, जीन जैक रूसो। जॉन लॉक और रूसो की थ्योरी आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो, है ना, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो वहाँ भी आएंगी है। तो वर टू सच थिंकर्स हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। इन्होंने रिजेक्ट किया इसको कि राजा का बच्चा राजा, या राजा को अगर मान लो ये तक था कि राजा को ना भगवान ने भेजा, गॉड ने भेजा। रूसो प्रोपाउंड दैट द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो इस बेस पे बननी चाहिए, लोग और सरकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। These ideas of philosophers were discussed everywhere। इन दोनों के आइडियाज़ पे चर्चा होनी शुरू हुई, हर जगह लोगों ने गॉसिपिंग करना शुरू किया, जैसे कॉफ़ी शॉप में, है ना, या सैलून में। एंड स्प्रेड अमंग द कॉमन पीपल, और आम इंसान के बीच में इनकी जो थ्योरी थी या जो इनका आइडियाज़ था वो पॉपुलर हो गया। Inspired by these ideas, people began to oppose the special privilege enjoyed by the members of the first and second state। तो इनके व्यूज़ पे या इनके आइडियाज़ से प्रभावित होकर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, फर्स्ट क्लर्जी वालों के खिलाफ एंड द सेकंड स्टेट मीन्स नोबेलिटी के खिलाफ। द एजुकेटेड यूथ इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय द राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी विच वर ensured in the American Revolution। तो जो यूथ था देश का या फ्रांस के अंदर जो यूथ था वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस लिबर्टी के, इक्वालिटी के आइडिया से जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हुआ था, उससे बहुत प्रभावित हुआ।
वैन द पीपल लर्न, क्योंकि देखो अगर एक देश के अंदर कुछ हो रहा है अच्छी चीज़ तो दूसरे देश के लोग तो उससे सीखते ही हैं, ये तो जाहिर सी बात है। वैन द पीपल लर्न दैट द किंग वाज प्लानिंग टू फर्दर इंक्रीज टैक्स दे रोज इन रिवोल्ट। तो जब लोगों को पता चला कि राजा तो भाई और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने वाला है तो लोगों ने उसका विरोध किया। द रिवोल्ट ब्रेक्स, वॉर हैड ड्रेन्ड द फ्रेंच ट्रीजर। वॉर की वजह से जो फ्रांस का खजाना था वो ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि फ्रांस भी दुनिया में भाई हर जगह इन्वॉल्व था, है ना, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 2 देख लो। द स्टेट हैज़ अंडर हैवी डेट, और देश पे बहुत कर्जा हो गया था। एंड हैड टू पे हैफ्टी इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, और बहुत ज़्यादा ब्याज भी इन्हें भरना पड़ रहा था। To improve the finance of the state, the king decided to increase the tax laid on the people. तो इन सब कर्जों को चुकाने के लिए राजा ने क्या किया, जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया। अरे वो जनता बेचारी पहले ही गरीबों की तरह मर रही है, उसके ऊपर और टैक्स लगा दोगे तो फिर वो कहाँ से पे करेगा। इंडिया में भी देख लो आप, कितना ज़्यादा हैवी टैक्सेस है ना, 30% लिया जाता है। अब तो 12 लाख के स्लैब के बाहर है ना, पर जैसे ही 12 लाख क्रॉस करेगा वो टैक्स स्ट्रक्चर वही है सेम। फिर 28, मान लो कोई आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, 30 लाख वैसे टैक्स देगा, इनकम टैक्स। फिर उसके बाद बचे हुए पैसे को 70 लाख को जब खर्च करेगा, अब 70 लाख वाला जनरली महंगी लग्जीरियस गुड्स खरीदेगा, 28% फिर जीएसटी देगा, और फिर अपने टैक्स को फाइल करेगा। टैक्स को जब रिटर्न फाइल करेगा फिर टैक्स देगा, एंजल टैक्स। दुनिया भर के, तो जिस देश में टैक्स ज़्यादा होता है जनरली, अब ठीक है आप कहोगे गवर्नमेंट को चाहिए पैसा खर्च करने के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट देयर इज़ अ नीड टू थिंक अबाउट द कॉमन पीपल, है ना। अमीर व्यक्ति मिडिल क्लास तो चलो किसी तरह बेयर कर लेगा, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल, असली बोझ उन पे पड़ता है। When the king called the meeting of an assembly of the state general to pass proposal of new taxes, the member of the third state walked out from the meeting demanding that every person in the assembly should have one vote, contrary to the existing practice of one state having one vote. तो पहले क्या था कि जो भी मेंबर्स थे उसके असेंबली के अंदर, क्लर्जी का एक वोट, नोबेलिटी का एक वोट और पीजेंट्स का एक वोट। अब जनरली क्लर्जी और पीजेंट वोट करते थे, वो जीत जाते थे हर बार कोई भी बिल। तो मेंबर्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लर्जी के लोग हैं उनका हर व्यक्ति का एक वोट। समझ आ रहा है, मतलब एक ये नहीं कि क्लर्जी ने एक वोट डाल दिया और हो गया, नहीं, हर व्यक्ति का एक वोट। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, उसमें फिर मेजॉरिटी वाला मार्क देखा जाएगा। The member of the third state assembled in the इंदौर टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठे हो गए ऑन 20 जून 1789, डिटरमाइंड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड लिमिट द पावर ऑफ द किंग। और इन्होंने डिमांड करी, या ये इसलिए वहाँ पे इकट्ठे हुए क्योंकि इनका ये कोशिश था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो राजा को कंट्रोल करता हो, राजा अपनी मनमर्जी ना चला सके। ड्यूरिंग दिस टाइम the prices of the bread rose in France and bakers began to hoard supply। तो ये वो वक्त था जब फ्रांस के अंदर प्राइसेस क्या थे, आसमान छू रहे थे। की बुक में ना ये फोटो है, इसमें नोबल मैन बैठा है ना, द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई। और ये बेचारा जो उसके लिए ये सब मज़े से कर रहा है और वो सारी मेहनत करके इनके लिए ला रहा है, समझ ले। तो और जितना ज़्यादा ये उगाएगा उतना ज़्यादा इसको चाहिए, तो ये प्रॉब्लम थी। और ये वहाँ का स्ट्रक्चर है, क्लर्जी, नोवेल्टी, थर्ड स्टेट में हमने तीनों देख लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये वो जो टेनिस कोर्ट है ये था वो, ठीक है, जहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करने के लिए कि जो राजा की पावर्स को क्या करता हो, लिमिट करता हो। ये वोट स्ट्रक्चर है उनका, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कैसे वोट दिया जाता था, कैसे इलेक्शन होता था, ठीक है। This is very important for your exam. Agitated by the unavailability of bread, people including women stormed into shop। तो महिलाएं भी शॉप्स के बाहर मतलब जाने लगी कि भाई ब्रेड, तो लाइनें लगने लगी वहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी उसके चलते। देखो ये एक फोटो है आपकी बुक में, इसको देखना। वुमेन क्यूइंग मतलब लाइन बनाए हुए खड़े हैं अब एट अ बेकरी शॉप, मतलब ब्रेड के इंतज़ार में। देखो कितना ज़्यादा वो था, इवन इतना ज़्यादा देश के अंदर इन्फ्लेशन आ गया था कि मनी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी।
When the king ordered his troop to move into the Paris, an agitated crowd stormed. अब स्टॉर्म के बाद आप यहाँ से लिखना इनटू से, इनटू द प्रिजन ऑफ बेस्ले एंड लिबर्टेड इट्स प्रिजनर्स। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए बाहर निकल के और उन्होंने उन लोगों को आज़ाद कर दिया जो जेल के अंदर क्या थे, कैद थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखो कहीं ना कहीं आवाज़ें तो उठेंगी, क्योंकि लोगों के सहन करने की भी क्या होती है, एक सीमाएं होती हैं, और जब वो चीज़ें क्रॉस होती हैं तो फिर उसके बाद स्ट्रगल बढ़ता है। As the number of revolt began to grow, the French monarch recognized the French assembly। तो जो जैसे जैसे रिवोल्ट बढ़ता गया, जो फ्रेंच कह सकते हो आप असेंबली का रिकॉग्नाइजेशन वो वहाँ के राजा के द्वारा किया गया है ना, नाउ बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो सब चीज़ें वहाँ पे स्थापित हुई। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क का मतलब क्या होता है, वो देश जिसके अंदर संविधान भी होगा और राजा भी होगा। ठीक है, द नेशनल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली जिसके अंदर थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जो राजा की पावर को क्या करता था, लिमिट करता था, कंट्रोल करता था। एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी पावर्स जो थी वो उनको दी गई, मतलब तीनों संस्थाओं की अलग अलग पावर्स डिसाइड कर दी गई। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांटना। वर्टिकल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। द नेशनल असेंबली हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री। नेशनल असेंबली के पास पावर थी देश के लिए कानून बनाने की। द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स। अब नेशनल असेंबली के लोग चुने कैसे जाएंगे, वो कौन डिसाइड करता था, इलेक्टोरेट होता था एक पूरा, वो डिसाइड करते थे कि नेशनल असेंबली के मेंबर चुने कैसे जाएंगे। अब देखो ये समझ लो आप कंसेप्ट, ये देखो ये वो लोग हैं, दो कैटेगरी बांटी, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन के अंदर कौन आते थे, इनको कोई अधिकार नहीं था, ये आप पहले ध्यान रखना, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था, पैसिव्स को कोई अधिकार नहीं था। 3 मिलियन मैन, 30 लाख मर्द, और वुमेन एंड चिल्ड्रन और यूथ, महिला, बच्चे या वो लोग जो बिलो 25 है वो वोट नहीं डाल सकते थे। सिर्फ कौन डाल सकता था, एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन इनको वोट डालने का अधिकार था, और ये 40 लाख थे पूरी पॉपुलेशन में से। ठीक है ना, और पॉपुलेशन पूरी कितनी थी, 2,80,00,000 में से कितने लोगों को वोट डालने का अधिकार था, सिर्फ 40 लाख को। अब ये लोग वोट डालते तो इनके वोट से 50,000 इलेक्टर्स चुने जाते। किनके वोट से, एक्टिव सिटीजन के वोट से कौन चुना जाता, 50,000 इलेक्टर्स। फिर ये 50,000 मैन, वुमेन को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, किन लोगों को चुनते, 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के। समझ आ रहा है आपको, पैसिव सिटीजन आउट हो गए, एक्टिव सिटीजन 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे, और फिर ये 50,000 इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनेंगे। फिर ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको, किंग को, ठीक है, और मिनिस्टर्स को। नेशनल असेंबली जिसे लेजिस्लेचर बोला जाता है, और किंग और मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि इनका काम है लेजिस्लेचर ने जो नियम बनाए उनको लागू करना। और वीटो का अधिकार है किंग को, वीटो देने का। वीटो मीन्स कि इफ ही वांट टू विड्रॉ एनीथिंग, वो राइट इसके पास है। अब यही एक्टिव सिटीजन वोट करेंगे जज को चुनने के लिए। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था कि जुडिशरी को भी जनता चुन रही है, ठीक है। हालांकि वो इसलिए क्या गया होगा, किंग को और नेशनल असेंबली उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके इसलिए। तो समझ आया आपको वोट का कंसेप्ट। 28 मिलियन में से 4 मिलियन को अधिकार है 50,000 मैन को चुनने का, देन वो 50,745 मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द नेशनल असेंबली हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री। नेशनल असेंबली देश के लिए कानून बनाएगी, मीन्स लेजिस्लेचर है वो। द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स। ये 745 मेंबर यहाँ के किसके द्वारा चुने जाएंगे, इन 50,000 इलेक्टोरेट्स के द्वारा। दिस बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स वाज द
इलेक्ट, और ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? एक्टिव सिटीजन। यहाँ पे एक्टिव वर्ड भी लिख लेना, बहुत ज़रूरी है एक्टिव सिटीजन, एक्टिव वर्ड लिखना। हु पेड टैक्स, ये लोग टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, है ना, ये लोग चुनेंगे। हु वर टर्म्ड एक्टिव सिटीजन, अच्छा ये यहाँ पे लिखा है तो रहने देना वहाँ। अदर मैन एंड ऑल वुमेन हैड नो वोटिंग राइट, और वो 25 साल से कम वाला कंसेप्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस गारंटेड द राइट टू लाइफ, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, वही है जो हमारे यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आर्टिकल 19। तो यही तीनों चीज़ें फ्रांस के अंदर भी दी गई लोगों को, और ये अच्छी चीज़ है। ये वो स्ट्रक्चर हो गया बुक के अंदर जो था, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे, है ना। ध्यान रखना, पैसिव सिटीजन डज नॉट हैव द राइट टू वोट, एक्टिव सिटीजन चुनेंगे, और ये कितने हैं? 4 मिलियन, ये भी आप ध्यान रखना। एक्टिव सिटीजन्स की संख्या कितनी है? दिस इज 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन। ओके, इलेक्टर्स चुनेंगे, और ये कितने होंगे? 50,000, और ये कितने होंगे नेशनल असेंबली में? 745 मेंबर। ध्यान रखना आप ये, ठीक है, और फिर आगे आप समझ ही गए। ओके, अबोलिशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, अब फ्रांस के अंदर मोनार्की खत्म कैसे हुई, राजा वाला शासन की व्यवस्था खत्म कैसे हुई? बिकॉज द पावर ऑफ किंग लुइस 16 वर रिड्यूस, जैसे लुइस 16 की पावर को क्या कर दिया गया था? घटा दिया गया था ना। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द पर्शियन एंड ऑस्ट्रियन मोनार्क, तो पर्शियन और ऑस्ट्रियन मोनार्क से इसने क्या करी? मदद मांगी। किसने? लुइस 16 ने, जो फ्रांस का नया राजा बना था, क्योंकि इसको दिक्कत थी ना कि इसकी पावर्स को क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया उस चीज़ से। तो इसने क्या मदद मांगी? 2 राजाओं से अपने यहाँ पे अपनी व्यवस्था को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। तो पर्शियन है, ठीक है वो। हाउएवर द रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस फॉर्म्ड अ लार्ज आर्मी, पर रिवोल्यूशनरीज ने अपनी आर्मी बना ली थी। एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये लुइस 16 की मदद कर देते। द जैकोबिन क्लब, सीक्रेट क्लब, याद रखना। द जैकोबिन क्लब इन फ्रांस वाज फॉर्म बाय द रिवोल्यूशनरी फोर्सेज ऑफ द कंट्री, हमारे देश के अंदर जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेज थी उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। इट इंक्लूडेड, इसके अंदर कौन कौन थे? जैकोबिन क्लब मीन्स सीक्रेट क्लब, जहाँ पे रिवोल्यूशनरीज मिलते थे और आगे की प्लानिंग तय करते थे। इट इंक्लूड्स स्मॉल शॉपकीपर्स, वॉच मेकर्स, पेस्ट्री कुक वाले ये लोग, पेंटर्स, मेनली वर्किंग क्लास थी, गरीब वर्ग था। In 1792, when the supply of bread reduced, the Jacobins along the people stormed the Tuileries Palace, लोगों ने इस पैलेस को भी घेर लिया और राजा को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। This development lead to the changes in the constitution, और यहाँ से संविधान के अंदर परिवर्तन आया। Elections were held and everyone, और इलेक्शंस हुए देश के अंदर, होंगे टाइमली, और ये अधिकार दिया गया कि जो भी व्यक्ति 21 साल की एज को पूरा कर लिया है उसको राइट टू वोट का अधिकार है। मोनार्की खत्म हुई और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब जनता विरोध करती है ना, तो सब परिवर्तन इजीली आ सकते हैं। किंग लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, इसको मार दिया गया 21 जनवरी 1793 को, है ना। ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन हिज क्वीन मैरी एंटोनी वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड लेटर, उसको तो मार ही दिया गया, और फिर उसके शाही खजाने को इसने लूटा है ना, तो फिर उसकी बीवी को भी मार दिया गया बाद में। रीगेंस ऑफ टेरर, let us see. The period from 1793 to 1794 is called Reign of Terror. Robespierre, the head of the Jacobin Club, followed the policy of severe control and punishment. अब ये जो जैकोबिन क्लब का जिसने ये सारा सीन शुरू किया, राजा को मारा, ख़त्म किया, है ना, अब जब इसके हाथ में पावर आई तो इसने भी अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया। समझ रहे? जो वो तो है ना कि अगर पावर आती है तो वो अपने साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है, पर इन महाशय ने जैसे इनको पावर मिली ये भी हो गए पागल। क्लर्जी मैन, नोबल्स एंड पीपल हु वर कंसिडर एनिमीज टू द रिपब्लिक वर
गुलिटाइन। गुलिटीन क्या थी? एक तरह की कह सकते हो आप सज़ा देने की प्रक्रिया थी, जिसमें ऐसे वो होता नहीं क्या, और यहाँ पे इंसान को रखा जाता था और ऊपर से वो तलवार ब्लेड क्या होता था गिरती थी और गर्दन कट जाती थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुलिटाइन। डॉक्टर गुलिटाइन ने इसे डेवलप किया था, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, ही इवन ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ हिज ओन पार्टी मेंबर, और रॉबिस्पियर ने अपनी पार्टी के लोगों को भी मरवाना शुरू कर दिया। हु डिड नॉट एग्री, जो भी इसके तरीकों को या इसकी बातों को नहीं मान रहा था, ये उन सब लोगों को मरवा रहा था। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट पुट अ डिफाइनिट लिमिट ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस। इसकी गवर्नमेंट ने क्या करा, दिहाड़ी भी तय कर दी कि कितनी दिहाड़ी मिल सकती है एक व्यक्ति को और कितना असेंशियल गुड्स का प्राइस जा सकता है, वो इन्होंने तय कर दिया। मीट एंड ब्रेड्स वर रेशन गवर्नमेंट शॉप्स पे मिलते थे। पीजेंट्स वर आल्सो फोर्स टू सेल ग्रेन, और पीजेंट्स को मजबूर किया गया कि जो रेट गवर्नमेंट तय करेगी ना, उस रेट पे तुम्हें बेचना पड़ेगा। और चर्च को इन्होंने बंद करा दिया रॉबिस्पियर ने। रॉबिस्पियर फॉलोड हिज पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली that even his supporter turned against him. Finally he was convicted by और जब मतलब अपनी पॉलिसी को इतनी स्ट्रिक्टली लागू कर रहा था, लोग इसके खिलाफ हो गए है ना, और लोगों ने फिर क्या किया, कोर्ट में बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड वाज गुलिटाइन, और इसे भी 1794 में सज़ा सुनाई गई और गर्दन कटवा दी इसकी भी। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जब ये गिरी, द वेल्थियर मिडिल क्लास, अब देखो पहले राजा के हटते ही जैकोबिन क्लब के हटते ही अब मिडिल क्लास आ गई दोबारा से। टुक द पावर, इन्होंने अपने हैंड में जो अमीर लोग थे मिडिल क्लास में, उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली। दे इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन विच डिड नॉट गिव वोटिंग राइट टू द नॉन प्रॉपर्टीड क्लास, पर इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ले आई है कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसे वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। डायरेक्टरी रूल फ्रांस, लेट अस सी। अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अपॉइंटेड, ये अपॉइंट की गई, इसके अंदर 5 मेंबर्स थे। दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रिक्वेंटली क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, के साथ इसके हमेशा मतभेद रहते थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो गरीब थर्ड स्टेट के या उस तरीके के लोग थे ना, इलेक्टेड मेंबर्स थे। दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड अ वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जो नेपोलियन ने शुरू करी, क्योंकि देखो देश के अंदर यूनिटी खत्म होगी, तो अब मिलिट्री कल व्यवस्था देश के अंदर स्थापित हो गई, जो किसने शुरू करी, नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। आपकी बुक में इनका फोटो भी है, देखो ये रहा यहाँ पे, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स एंड पेंटिंग। पर फिर नेपोलियन का भी विरोध हुआ, जनता ने नेपोलियन को भी मारा, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्यूशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखते हैं इसके अंदर, रिवॉल्यूशन के अंदर। वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, के अंदर महिलाएं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। वुमेन इन फ्रांस वर नॉट एम्पावर्ड, क्योंकि महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था, चाहे अमीर महिला है चाहे गरीब महिला है, उन्हें तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था कि ये ह्यूमन बीइंग भी हैं। Most of the women of the third state had to work to earn their livelihood. अधिकतर महिलाओं को मेहनत करनी पड़ती थी अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए। They worked as a seamstresses, sold flowers, vegetables और वर्कड एज डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में ये सेवा काम कर रही थी अमीरों के यहाँ पे, पर इनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन क्लब्स, अब महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। इन ऑर्डर टू रेज देयर ओन वॉइस, ताकि अपनी आवाज़ उठा सके, मतलब संगठन बना रही थी, अभी अपना एक संगठित कर रही थी अपने आप को। अ फेमस वुमेन क्लब वाज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, ये एक मतलब फेमस क्लब रहा उस टाइम का। दिस क्लब डिमांडेड दैट वुमेन बी गिवन द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, और इस महिलाओं के क्लब ने आवाज़ उठाई किस चीज़ की, सेम पॉलिटिकल राइट विच अ मैन हैव। वुमेन टिल नाउ हैड नो राइट टू वोट, और महिलाओं को अधिकार भी था वोट डालने का अब तक। In the beginning, many laws were implemented to improve the condition of women in French society. बहुत सारी चीज़ें की गई मतलब शुरुआत में तो कि ताकि महिलाओं की स्थिति सुधरे। स्कूलिंग कंपलसरी थी हर लड़की के लिए, है ना। फादर कुड नो लॉन्गर मैरी ऑफ देयर डॉटर विदाउट ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट, और जब तक मतलब पिता अपनी लड़की की बिना मर्जी के, रजामंदी के बिना
उसकी शादी नहीं कर सकता है जब तक लड़की मतलब कि कंसेंट नहीं देती अपना। डाइवोर्स लीगल कर दिया गया एंड वुमेन बिगेन टू बी ट्रेंड फॉर वेरियस जॉब, और महिलाओं को जॉब्स के लिए ट्रेंड भी किया गया, अच्छी चीज़ है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर मैनी, जब वो टेरर वाली व्यवस्था शुरू हुई या बुरा समय शुरू हुआ, मैनी लॉज वर इशूड विच ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ वुमेन्स क्लब, तो बहुत सारे कानून इशू किए गए कि इन महिलाओं के क्लब्स को बंद करो, और जिन महिलाओं ने आवाज़ उठाई या विरोध किया उनको मार दिया गया, गुलिटाइनेट कर दिया गया। वुमेन स्ट्रगल टू डिमांड इक्वल वोटिंग राइट हाउएवर कंटिन्यूड, पर ये इनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। द फ्रेंच वुमेन वर फाइनली ग्रांटेड वोटिंग राइट, इनको मिला 1946 में, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स क्या होती है, जैसे खरीद लें लोगों को, है ना, पैसों के तौर पे दास को खरीद लिया, फिर वो सारी उम्र उसके यहाँ सेवा करेगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन क्लब वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, को ख़त्म करना है फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर। स्लेव्स वर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका से, यूरोप से इनको लाया जाता था और देन सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, को इनको बेच दिया जाता था। बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स इन द कॉलोनीज, द ग्रोइंग डिमांड फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो बाय द यूरोपियन मार्केट वर मीट। अब इन लोगों को वहाँ से खरीद के लाया जाता था, फिर ये लोग यहाँ पे खेती करते थे, है ना, सब चीज़ें काम करते थे, फिर उस इनके काम करने की वजह से यूरोपियन मार्केट्स के अंदर जो डिमांड थी वो फुलफिल हो पा रही थी। द सिस्टम ऑफ स्लेवरी वाज हार्डली क्रिटिसाइज्ड, और इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था, क्योंकि वो तो वहाँ के लोग भी नहीं है, तो उनके खिलाफ कौन, उनके लिए कौन ही आवाज़ उठा रहा होगा, कोई भी नहीं था। दिस वाज बिकॉज स्लेव्स वर इम्पोर्टेंट इन द, और स्लेव्स की ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन के काम में, इसीलिए इस व्यवस्था का कोई विरोध नहीं करता था। आफ्टर बीइंग बैन्ड बाय द जैकोबिन, स्लेवरी वाज अगेन री इंट्रोड्यूस, जैकोबिन ने स्लेवरी को बैन तो कर दिया था, पर फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, है ना, नेपोलियन बोनापार्टे। ये फोटो है आपके बुक में, ये देखिए आप, एक फोटो, द emancipation of slaves. This print of 1794 described the emancipation of slaves. The tricolor banner on the top carries the slogan. ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, The rights of man. The inscription below read the freedom of the unfree. A French woman prepares to civilize. मतलब एक महिला है और वो इन लोगों को सिविलाइज करने की कोशिश कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। कहने का मतलब क्या है, बहुत बुरे हालात थे। इसमें आप बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी पढ़ोगे, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो सेंसरशिप थी वो ख़त्म कर दी गई। सेंसरशिप मीन्स देश के अंदर कुछ भी होगा तो वो गवर्नमेंट की निगरानी में होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, उसको ख़त्म कर दिया गया। प्रेस को फ्रीडम दी, है ना, स्पीच, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 19। इस्टेब्लिश द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की व्यवस्था को देश के अंदर स्थापित किया। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द सोसाइटी। The political instability in France paved a way for the rise of military dictatorship. Political instability की वजह से पाकिस्तान में भी यही व्यवस्था है, मिलिट्री डोमिनेट कर पाती है ना। तो इसी तरह वहाँ पे भी यही हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने मतलब कि डोमिनेशन किया। He along with his troop carried on the ideas of the French Revolution in Europe तक ये अपने आइडिया को लेके गया। He introduced laws such as protection of private property and uniform system of weigh and measurement, है ना, तोलने की व्यवस्था इसने स्थापित करी, है ना। ये अच्छी चीज़ें थी इसकी शुरुआत की, पर बाद में जब इसे भी सत्ता का नशा चढ़ा तो फिर गलत करना शुरू करा इसने भी। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of the Europe had an impact on the people long आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, और लोगों का के जीवन पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी कह सकते हो आप पड़ा, बहुत ही लंबे समय तक इन चीज़ों का। हाउएवर, पर अब आती है बात, ही ऑल्सो प्लेस्ड हिज सक्सेसर ऑन द थ्रोन, पर जब वो जा रहा था तो फिर उसके बाद उसने अपने सक्सेसर को वो कर देता था, वहाँ पे गद्दी पे बिठा देता था। विच ही इन्वेडेड, जहाँ भी ये कब्जा करता था वहाँ पे मतलब कि व्यवस्था तो लागू कर देता था, पर अपने आदमियों को भी वहाँ पे छोड़ देता था इस मतलब कि सारी व्यवस्था को संभालने के लिए। ही दस केम टू बी रिगार्डिंग एज अ इन्वेडर, अब जब ज़बरदस्ती ये घुसता था कहीं पे
व्यवस्था को लागू करने के लिए, तो फिर लोग तो विरोध करेंगे ही। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे बढ़िया गिफ्ट थे। इन इंडिया, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय कीनली ऑब्जर्व्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एक्सीलेटेड द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया को इन्होंने हमारे यहाँ पे शुरुआत करी। जैसे राजा राम मोहन रॉय जी ने वो सती प्रथा के खिलाफ है ना बैन किया था, विलियम बेंटिक ने 1829 में है, और टीपू सुल्तान वाज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद। और ये जो चैप्टर 2 है ये भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स।